हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, आज हम क्लास 9 का जो आपका चैप्टर है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण, उसको कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देखे थे। अब हम आगे के उसके जो क्वेश्चंस हैं और आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको कंटिन्यू करेंगे। तो आपका जो आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है, व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक व्हेन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कोई भी वस्तु जब पानी पे रखी जाती है तो वो तैरती क्यों है या डूब क्यों जाती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि जिस भी वस्तु का जो आपका जो डेंसिटी होती है यानी घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से ज्यादा होता है तो वो वस्तु पानी में डूब जाती है यानी सिंक हो जाती है। और जिस वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है वो वस्तु पानी पे तैरती है या आप कह सकते हैं उसकी सतह पे आपको तैरती हुई दिखाई दे। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर है वो ये है, एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स और sinks when placed on the surface of water because of two reasons। यानी कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट किसी पानी की सतह पे फ्लोट करता है यानी तैरता है या डूब जाता है, उसके दो रीजन है, दो कारण है। पहला, इफ इट्स डेंसिटी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ वाटर एन ऑब्जेक्ट सिंक्स इन वाटर। यानी अगर, ठीक है, अगर उस वस्तु का, उस ऑब्जेक्ट का, उस वस्तु की डेंसिटी, डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है, डेंसिटी यानी घनत्व, आपका जो डेंसिटी यानी घनत्व होता है उसका फॉर्मूला आप जानते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है? घनत्व का फॉर्मूला मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी द्रव्यमान बटा आपका आयतन। तो मास अपॉन वॉल्यूम जो होता है वो डेंसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और इस फॉर्मूले से आप किसी भी वस्तु की डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर किसी भी वस्तु की डेंसिटी यानी घनत्व पानी के घनत्व से ज्यादा होता है या ग्रेटर देन यानी ज्यादा होता है तो वो ऑब्जेक्ट सिंक करती है, यानी वो ऑब्जेक्ट डूबती है। क्या करती है? डूबती है। किससे? पानी में। जो आपका सेकेंड पॉइंट है, सेकेंड रीजन है वो ये है, इफ इट्स डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स ऑन इन वाटर। यानी अगर if its density is less than that of water an object floats in water। यानी अगर इस वस्तु की, जो आपको वस्तु दिया गई है यानी जो ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है उसकी जो डेंसिटी है यानी उसका जो घनत्व है, मतलब उसकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, अगर वो पानी के घनत्व से कम है, किससे कम है? पानी के घनत्व से कम है, तो वो ऑब्जेक्ट, वो वस्तु पानी के ऊपर फ्लोट करती है यानी तैरती है। क्या करती है? फ्लोट करती है यानी तैरती है। तो अगर डेंसिटी, ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी है वो क्या है? ज्यादा है वाटर की डेंसिटी, तो आपकी ऑब्जेक्ट क्या करेगी? आपका जो ऑब्जेक्ट है या वस्तु है वो क्या करेगी? वो सिंक कर जाएगी यानी डूब जाएगी। और अगर डेंसिटी किसकी? आपकी वाटर, आपकी ऑब्जेक्ट की कम है, ठीक है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट की कम है, किससे? डेंसिटी ऑफ वाटर से कम है, तो आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करेगी? तैरेगी पानी। तो ये आपके क्वेश्चंस थे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो आपका आर्किमिडीज प्रिंसिपल है यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत।
तो इसको समझने के लिए हम एक एक्टिविटी करेंगे। तो आपको क्या करना है, एक स्टोन यानी पत्थर लेना है, ठीक है, उसको किसी इलास्टिक या फिर स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस होता है जिससे आप भार नापते हैं, ठीक है, आपको उससे इसे बांध देना है। किसी इलास्टिक या स्प्रिंग बैलेंस से आपको इसको इस तरीके से बांध देना है, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर ए में देख सकते हैं। इस तरीके से आप बांध देंगे इसे और फिर इसको इस तरीके से अपने हाथों पे पकड़ेंगे। और आपको क्या करना है, आपको जो आपके धागा है ऊपर से नीचे यहाँ तक स्टोन तक इसको मार्क करना है कि इसकी लेंथ कितनी है, यानी इसकी लंबाई कितनी है, आपको ये नाप। अब आपको क्या करना है, एक फ्लास्क लेना है या आप कोई ग्लास भी ले सकते हैं या कोई कंटेनर ले सकते हैं। उस कंटेनर में आपको पानी रखना है। क्या रखना है, पानी रखना है। और उसके अंदर जो आपका ये फिगर ए में जो आपने ये स्टोन में आपने थ्रेड बांधी थी उसको उस पानी में डुबा देना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस तरीके से आपको पानी में आपको ये जो आपका पत्थर है जिससे आपने इलास्टिक या स्प्रिंग बैलेंस लगाया है उसे डुबो देना। और आपको फिर से उसकी लेंथ मार्क करनी है कि जो पानी में डूबने पर जो इलास्टिक की लेंथ है या स्प्रिंग बैलेंस की जो लेंथ है यानी लंबाई है वो कितनी है, आपको ये देखनी है। तो आपको इस तरीके से ये एक्टिविटी करनी है और जो आपका इलास्टिक है उसकी लेंथ को नोट डाउन करना है, उसकी लेंथ नोट डाउन करनी है कि उसकी लंबाई कितनी है। पहले जब आपने उसे इस तरीके से पहली फिगर की तरह इस तरीके से लटकाया है और फिर दोबारे इस तरीके से जैसे कि आपने एक पानी के कंटेनर में जब उस पत्थर को रखा। तो इन दोनों को आप ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, ठीक है, इसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे। तो आप जब इसे ऑब्जर्व करेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहली कंडीशन में धागे की लंबाई ज्यादा थी, ठीक है, आपको धागे की लंबाई ज्यादा दिखाई देगी। और जब आप उस जो आपका स्टोन है, जो पत्थर है, जो कि आपके इलास्टिक किसी धागे में, ठीक है, बांधा गया है, किसी धागे में, ऐसे धागे में बांधा गया है जो कि इलास्टिक है, ठीक है, अगर आप उसे पानी में डालते हैं तो आपको उसकी लंबाई कम दिखाई। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो हमने क्या ऑब्जर्व करेंगे इसमें, यू विल फाइंड दैट द इलोंगेशन ऑफ स्ट्रिंग और द रीडिंग ऑफ द बैलेंस डिक्रीजेस एज द स्टोन इज ग्रेजुअली लोअर्ड इन द वाटर। यानी जैसे जैसे आप पानी में उस पत्थर को डुबाएंगे, ठीक है, पहले आपने उसे बाहर रखा, उसमें उसका इलोंगेशन यानी लंबाई जो थी, धागे की लंबाई या स्प्रिंग बैलेंस की जो लेंथ थी, लंबाई थी, वो ज्यादा थी। जैसे ही आपने उसे पानी में डाला, पानी के फ्लास्क या कंटेनर में रखा, तो आपने क्या देखा, जो थ्रेड है या जो आपकी इलास्टिक है उसकी लंबाई कम हो गई। तो जैसे जैसे आप पानी के अंदर उस स्टोन को, उस पत्थर को रखेंगे जिसपे इलास्टिक बंधा है, तो आप ये देखेंगे कि उसकी जो लेंथ है, ठीक है, यानी जो स्ट्रिंग है, जो इलास्टिक है, उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, कम होती जाए जैसे जैसे आप उसे पानी में डुबाएं। However, no further change is observed once the stone get fully immersed in the water. तो आप ये देखेंगे कि जैसे आप पानी में उसको पूरी तरीके से डुबा देते हैं तो आपको किसी भी तरीके का चेंज उस पत्थर में, किसी भी तरीके का जो उसकी इलास्टिक है उस पर आपको कोई भी तरीके का चेंज नहीं दिखाई देगा। यानी आप देखेंगे कि जैसे ही पत्थर को धीरे धीरे पानी में नीचे ले जाते हैं, डोरी की लंबाई में या तुला के पाठ्यांक में भी कमी आती है, ठीक है। जो आपकी डोरी है, इलास्टिक वाली डोरी है, उसकी लंबाई या जो आपका स्प्रिंग बैलेंस है, तुला है, उस पे जो नंबर्स हैं उस पे कमी आती है। तथापि जब पत्थर पानी में पूरी तरह डूब जाता है, यानी जब पानी में आपका पत्थर पूरी तरीके से डूब जाता है
इसके बाद कोई आपको परिवर्तन दिखाई नहीं देता। यानी जब आप उसे पूरी तरीके से अंदर पानी के अंदर डुबा देते हैं तो आपको किसी भी तरीके का परिवर्तन या डिफरेंस नहीं दिखाई देता। यानी जैसे आपने बाहर रखा पत्थर को, उसकी लंबाई नोट करी, वो ज्यादा थी। जब आप उसे पानी में रखे आपने तो उसकी लंबाई कम होती गई, और जैसे ही आपने उसे पूरी तरीके से पानी में डुबा दिया तो आपने देखा कि उसकी जो लंबाई है उसमें किसी भी तरीके का आपको परिवर्तन या चेंज नहीं दिखाई। तो इससे हमने क्या देखा, क्या समझा? हमने ये देखा जो आपके स्ट्रिंग है या इलास्टिक है उसमें जो इलोंगेशन हुआ, पहले केस में जो इलोंगेशन हुआ यानी वो खिंचाव हुआ, वो उसके वेट यानी भार की वजह से। अब जैसे जैसे हम पानी में उसको डालते गए तो आपने देखा कि जो धागा है, इलास्टिक है, उसका खिंचाव कैसे होने लगा, कम होने लगा। ठीक है, कम होने लगा। यानी कि जब हम उसे पानी में डालते हैं तो उस पे कुछ ना कुछ, किसी ना किसी तरीके का कोई फोर्स यानी बल लग रहा है जो कि ऊपर की तरफ है यानी अपवर्ड डायरेक्शन, जिस कारण, ठीक है, वो फोर्स उस पे लग रहा है जिस कारण जो आपका पत्थर है उसका भार कम हो। तो बेसिकली हुआ क्या है, जैसे कि आपका पहले केस में पत्थर था इस तरीके से और यहाँ पे आपने थ्रेड बांध रखा है, तो जब आपने इसको मेजर किया, इसकी लेंथ को मेजर किया, तो आपको ये पता चला जो आपके इस धागे पे खिंचाव आया है वो इस पत्थर के वेट यानी भार की वजह से है। लेकिन जब आप इस पत्थर को किसी पानी के कंटेनर में, ठीक है, कोई पानी का कंटेनर है, पानी का बर्तन है, उसमें जब आप इसे रखते हो तो आप ये देखोगे, और आप इसमें इमर्ज करते हो, इस तरीके से डालते हो, तो इस पे आप ये देखोगे कि जो इसका, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका जो थ्रेड है, ठीक है, जो इसका धागा है, इलास्टिक है, या आपने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है तो उसमें जो मेजरमेंट आएगा लेंथ का वो कम आएगा या भार कम आ रहा है। तो वो क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका कोई फोर्स लग रहा है इस पत्थर पे जो कि ऊपर की तरफ है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ऊपर की तरफ, जिस कारण इसका जो पत्थर का जो वेट है, ठीक है, जो आपका ये पत्थर है इसका जो वेट है वो आपको कम लग रहा है, जिस कारण आपका जो थ्रेड है यानी धागा है इसका खिंचाव कम हुआ है, या फिर आपको स्प्रिंग बैलेंस में जो आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो क्वांटिटी दिखाई दे रही है या जो भी आपको यहाँ वैल्यू दिखाई दे रही है वो आपको कम दिखाई दे। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका ये पत्थर है इस पे किसी तरीके का एक फोर्स लग रहा है। तो जो आपका ये अपवर्ड फोर्स है, ऊपर की तरफ जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसको हम फोर्स ऑफ बायंसी कहते हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ बायंसी या उत्प्लावन बल कहते हैं। यानी हम जानते हैं कि रबड़ की डोरी की लंबाई में परिवर्तन या तुला के पाठ्यांक में वृद्धि पत्थर के भार के कारण होती है, क्योंकि पत्थर को पानी में डुबाने पर इन वृद्धियों में कमी आ जाती है। इसका अर्थ है कि पत्थर पर ऊपर की दिशा में कोई बल लगता है। इसके परिणाम स्वरूप रबड़ की डोरी पर लगने वाला नेट बल कम हो जाता है, इसलिए लंबाई की वृद्धि में भी कमी आती है। जैसे कि पहले ही चर्चा की जा चुकी है, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को आप क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल। यानी कि we know that the elongation produced in the spring or the spring balance is due to the weight of the stone। यानी जो आपका स्प्रिंग या स्ट्रिंग है या धागा है उस पे जो वेट लगा उसकी वजह से उस पे इलांगेशन हुआ, मतलब उस पे खिंचाव आया। Since the extension decreases once the stone is lowered in water, जैसे ही हम पानी के अंदर उसे रखते हैं, उस स्टोन को रखते हैं, तो जो एक्सटेंशन है या खिंचाव है वो कम हो जाता है, ठीक है, लोअर या कम या डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, कम हो जाता है।
इट मीन्स दैट सम फोर्स एक्ट ऑन द स्टोन। इसका मतलब है कि उस स्टोन पे, उस पत्थर पे कोई फोर्स लग रहा है, कोई बल लग रहा है इन अपवर्ड डायरेक्शन, यानी ऊपर की तरफ कोई एक बल लग रहा है। एज अ रिजल्ट द नेट फोर्स ऑन द स्ट्रिंग डिक्रीजेस, जिस कारण जो टोटल फोर्स उस स्ट्रिंग पे लग रहा है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, कम हो रहा है, जिस कारण जो इलांगेशन है, hence the elongation also decreases, इस वजह से जो खिंचाव है वो भी कम हो गया। दिस अपवर्ड फोर्स exerted by water is known as force of buoyancy। इस बल को, ठीक है, जो ऊपर की तरफ जो बल लग रहा है इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स ऑफ बायंसी या उत्प्लावन बल कहते हैं। अब इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि जब आप किसी भी वस्तु को, ठीक है, जैसे कि हमने मैं एक स्टोन लिया, पत्थर लिया, किसी भी वस्तु को पानी में रखते हैं तो उसका जो वेट होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, यानी उस पे उसका वेट कम हो जाता है। किस कारण होता है, इस वजह से होता है क्योंकि उस पे एक फोर्स लग रहा है, एक बल लग रहा है। तो उस बल के कारण उसका जो वेट है यानी भार है वो कम हो जाए। तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम आगे अपना जो आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है उसको हम समझेंगे, उसको जानेंगे कि वो इससे किस तरीके से रिलेट करता है। जो आपका आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत है वो ये है, व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड fully or partially in a fluid, it experiences an upward force that is equal to the weight of the fluid displaced by it। यानी जब भी आप किसी भी वस्तु को, ठीक है, जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव कर, जो वस्तु हटाए गए तरल के भार के बराबर होती है। यानी जब भी कोई वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी वस्तु है, उसको जब हम किसी लिक्विड या फ्लूइड, चाहे वो आपका पानी हो या कोई भी आपका तरल पदार्थ है, उसमें जब आप उसे डालते हैं तो वो एक फोर्स यानी एक बल, ठीक है, अपवर्ड फोर्स यानी एक बल का अनुभव करता है। और जो ये बल होता है, ये फोर्स होता है, किसके बराबर होता है, ये जो बल होता है या फोर्स जो वो पानी के अंदर अनुभव करता है या किसी तरल पदार्थ के अंदर रखने पर अनुभव करता है, वो बराबर होता है किसके, जो आपका फ्लूइड है, तरल है, उसके भार के बराबर। यानी जितना फ्लूइड या तरल हटा है या हटाया गया है, उस तरल फ्लूइड जो होता है उसके भार के बराबर उस पे, उस पत्थर पे या उस ऑब्जेक्ट पे, उस वस्तु पे वो क्या होता है, फोर्स लगता है यानी बल लगता है। जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूरी तरीके से, ठीक है, किसी फ्लूइड में पूरा या आधा हम डुबाते हैं तो उस पे जो फोर्स लगता है वो बराबर किसके होता है, जितना तरल या फ्लूइड जो भी पानी वहां से हटा है उसके बराबर। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और इससे आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों जब हमने उस पत्थर को पानी के अंदर रखा तो उसका जो वेट है यानी उसका जो भार है वो कम क्यों लगा, क्यों हुआ। तो वो बेसिकली बायंट फोर्स, जैसे कि हमने पिछली जो टॉपिक था उसमें पढ़ा था बायंट फोर्स, तो उसकी वजह से वो हुआ। और आर्किमिडीज ने उस सिद्धांत को यानी जो आपका बायंट फोर्स है उसको उसने रिलेट किया किससे, कि आपका जो पानी जो है या लिक्विड है जितना डिस्प्लेस हुआ उसके बराबर ही उस वस्तु पे फोर्स लगेगा। ठीक है, तो आपको ये दिखाया है कि किस तरीके से कोई वस्तु जब किसी भी तरल पे या पानी में या कोई भी लिक्विड है उस पे जब डाला जाता है तो उस पे जो फोर्स लगता है, जो बायंट फोर्स लगता है यानी उत्प्लावन बल लगता है, तो वो उसकी जो क्वांटिटी होती है वो बराबर होती है जितना पानी या लिक्विड या जो भी तरल है यूज किया गया वो उस वहां से हटाया गया है उसके बराबर होती है।
तो जो आपका ये आर्किमिडीज का प्रिंसिपल है या आर्किमिडीज का सिद्धांत है, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग हैं। तो इसका यूज हम सबमरीन, ठीक है, जो पनडुब्बियां होती हैं, ठीक है, शिप्स होती है, जलयानें होती हैं, उनको बनाने में करते हैं। इससे ही इसका यूज हम लैक्टोमीटर में करते हैं, ठीक है, जो आपका दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर होता है, जिससे हमें ये पता चलता है कि दूध की शुद्धता, ठीक है, यानी मिल्क की प्योरिटी कितनी है, उसको देखने के लिए हम लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। तो ये जो सिद्धांत है उस लैक्टोमीटर में भी यूज होता है। हाइड्रोमीटर्स जो होते हैं, जिनसे आप किसे डिटरमाइन करते, क्या देखते हैं, किसी भी लिक्विड, हाइड्रो मतलब लिक्विड, कोई भी लिक्विड है, कोई भी तरल पदार्थ है, उसकी डेंसिटी, ठीक है, उसकी जो डेंसिटी होती है, जो उसका आपका डेंसिटी होती है, ठीक है, उसको, उसके घनत्व को देखने के लिए हम हाइड्रोमीटर का यूज करते हैं। तो इस हाइड्रोमीटर में भी यही प्रिंसिपल या यही सिद्धांत से वो काम करता है। यानी आर्किमिडीज प्रिंसिपल हैज मैनी एप्लीकेशन, आर्किमिडीज के सिद्धांत के बहुत सारे अनुप्रयोग हैं। इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप्स एंड सबमरीन्स, यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने में काम आता है। लैक्टोमीटर्स which are used to determine the purity of a sample of milk, दुग्ध मापी जो दूध के किसी नमूने की शुद्धता की जांच करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, उसमें इसका यूज होता है, इसका प्रयोग होता है। देन आपके हाइड्रोमीटर यूज फॉर डिटरमाइनिंग डेंसिटी ऑफ लिक्विड बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल, यानी हाइड्रोमीटर जो द्रव्यों के घनत्व मापने के लिए प्रयुक्त होते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर आधारित हो। तो ये आपके कुछ एप्लीकेशन थे, अनुप्रयोग थे आपके आर्किमिडीज प्रिंसिपल के, यानी आर्किमिडीज के सिद्धांत। अब आपका क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, यू फाइंड योर मास टू बी 42 kg ऑन अ वेइंग मशीन, इज योर मास मोर और लेस देन 42 kg, यानी आपका जो द्रव्यमान है वो आपको वेइंग मशीन में आपको 42 kg दिखा, यानी 42 किलो। क्या आपका मास यानी जो आपका द्रव्यमान है वो 42 से ज्यादा है या कम है, आपको ये बता। तो जब हम मास की बात करते हैं, जब हमने वेट और मास का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, यानी भार और द्रव्यमान जब पढ़ा था, तो हमने कहा था मास क्या होता है, मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी कोई भी बॉडी में कितना आपका मैटर है, ठीक है, वो आपका मास होता है। जबकि वेट में हम क्या इंक्लूड करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, उसको हम इंक्लूड करते हैं। तो आपने ये देखा था कि जो आपका मास होता है, ठीक है, द्रव्यमान होता है, वो कांस्टेंट होता है, यानी एक जैसा होता है, जबकि वेट वेरी करता है, चेंज होता है, ठीक है, क्योंकि जो आपकी जी होता है, जी का मान कैसा होता है, बदलता है पोल से इक्वेटर में, तो उसी कारण आपका वेट भी बदलता है। और हमने देखा था कि चंद्रमा और पृथ्वी का में हमने वेट का कंपैरिजन किया था, कि हमने ये देखा था कि चंद्रमा पे अगर हम किसी वस्तु को जो कि हमारी पृथ्वी पे है, जिसका वेट W है, अगर हम उसे चंद्रमा पे ले जाएं, तो उसका अगर वहां वेट नापे, यानी उसका अगर हम भार देखें, तो उसका भार आएगा आपका W/6। तो हमने ये देखा था। तो हमें ये पता चला था कि जो आपका वेट होता है उसमें आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको भी आप लेते हो, यानी गुरुत्वीय त्वरण को भी आप इंक्लूड करते हो, उसी के ऊपर वो डिपेंड करता है। जबकि जो मास होता है वो आपका वेट होता है, मतलब वो आपका कितना आपकी बॉडी में मैटर है उस पर वो डिपेंड करता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको ये समझाया कि जो आपका वेट होता है और मास होता है, ठीक है, यानी जो आपका भार और द्रव्यमान होता है उसमें क्या अंतर होता है, तो उसके बेस पे आप ये क्वेश्चन करेंगे। तो आप जानते हैं आपका जो वेइंग मशीन होगी वो आपका वेट नापेगी, ठीक है। तो अब इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।
इसका जो सोल्यूशन आएगा या इसका जो आंसर आएगा वो ये आएगा, अ वेइंग मशीन मेजर्स द बॉडी वेट एंड इट इज कैलिब्रेटेड टू इंडिकेट द मास। यानी जो आपका वेइंग मशीन होती है, ठीक है, उससे आपको आपके शरीर का भार पता चलता है, लेकिन उस पर यह इंडिकेट किया जाता है कि इससे आपका मास पता चल रहा है, यानी द्रव्यमान पता चल रहा है। इफ वी स्टैंड ऑन अ वेइंग मशीन, अगर आप किसी वेइंग मशीन पे खड़े हो जाए, द वेट एक्ट डाउनवर्ड्स while the upthrust of the air act upward। यानी जब आप किसी वेइंग मशीन में खड़े हो जाते हैं तो आपको जो वेट है यानी भार है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, जबकि जो आपका अपथ्रस्ट है, ठीक है, अपथ्रस्ट है वो आपका किसकी वजह से, एयर की वजह से, ठीक है, जो आपको अपथ्रस्ट लग रहा है एयर की वजह से वो आपका ऊपर की तरफ यानी अपवर्ड्स यानी ऊपर की तरफ आप पे लगता है। सो आवर एपरेंट वेट बिकम लेस देन ट्रू वेट। तो हमारा जो वेट उस वेइंग मशीन में दिखता है वो हमारे जो सही वेट, सही भार से कम हमें दिखाई दे। दिस एपरेंट वेट इज मेजर्ड बाय वेइंग मशीन। और जो आपका ये एपरेंट वेट है, ठीक है, जो आपका ये एपरेंट वेट है वो आपका वेइंग मशीन में आपको दिखाई देता है। Therefore, the mass indicated is less than the actual mass। जो आपका इस, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेइंग मशीन में आपको वेट दिखता है यानी भार दिखता है, लेकिन वहां पे इस तरीके से कैलिब्रेशन की जाती है कि आपको कहा जाता है कि इसमें आपका मास यानी द्रव्यमान दिख रहा है। तो जो आपको इसमें द्रव्यमान अपना दिखेगा वो कम होगा आपके एक्चुअल मास से, आपका जितना मास है उससे कम होगा। So our actual mass will be more than 42 kg। तो इस केस में जो आपका एक्चुअल मास हो, ठीक है, जो आपका एक्चुअल मास होगा वो 42 किलो से ज्यादा हो, क्योंकि जब हम इस केस की बात कर रहे हैं तो उसमें हमने एयर को इंक्लूड किया है यानी हवा को लिया है। तो हवा, जब हम हवा की बात कर रहे हैं तो उससे आपका एक अपथ्रस्ट लग रहा है, जिस कारण आपका जो एक्चुअल मास है, ठीक है, वो एपरेंट मास से आपका कम हो गया, यानी जो आपको वेइंग मशीन में आपको मास दिख रहा है अपना, उससे आपका मतलब वो कम है आपके एक्चुअल मास, जिस कारण इसमें जो आपको आपका मास दिखेगा वो 42 किलो से ज्यादा आपको दिखाएगा। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, यू हैव अ बैग ऑफ कॉटन एंड एन आयरन बार। आपके पास एक बैग है जिसमें कॉटन है यानी रुई है, और या कपास कहते हैं जिसे, और आयरन बार यानी लोहे का बार, ईच इंडिकेटिंग अ मास ऑफ 100 kg। ठीक है, दोनों का मास कितना दिया गया है, 100 किलो, 100 kg। व्हेन मेजर्ड ऑन अ वेइंग मशीन, जब आप उसे किसमें मेजर कर रहे हो, एक वेइंग मशीन में, देखो, इन रियलिटी वन इज हैवियर देन अदर। पर एक्चुअल में एक क्या है, भारी है दूसरे से। कैन यू से विच वन इज हैवियर एंड व्हाई। क्या बता सकते हो कौन सा भारी होगा और क्यों होगा। जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि जो कॉटन होता है, आप जानते हैं कॉटन की जो डेंसिटी होती है वो कम होती है आयरन से, यानी उसका द्रव्यमान जो है कम होता है। तो आपको जो कॉटन का बैग है, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है आपको ज्यादा लगता है, क्यों, हल्का है तो ज्यादा लगता है किसके कंपैरिजन में, आयरन के बैग। तो जब हमने बात करी जैसे कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हमने देखा कि जितना आपका उसमें क्या देखा था कि जो तरल होता है जितना डिस्प्लेस होता है वो किसके बराबर होता है, उस वस्तु के भार के बराबर होता है। या आप कह सकते हैं कि जो जितना आपका लिक्विड या तरल डिस्प्लेस होगा वो बराबर होगा जितना अपथ्रस्ट, ठीक है, या बायंट फोर्स, उत्प्लावन बल उस वस्तु पे लगेगा उसके बराबर होगा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। द करेक्ट आंसर इज द कॉटन बैग इज हैवियर देन आयरन बार। ठीक है, आपका कॉटन बैग वो भारी होगा
किससे? आयरन बार से। द बैग ऑफ कॉटन इज हैवियर देन द बार ऑफ आयरन। ठीक है, जो आपका कॉटन का बैग है, कपास का जो बैग है, वो ज्यादा भारी होगा आयरन के बार से। The cotton bag experience a larger air thrust than the iron bar। जो आपका कॉटन का बैग है, कपास का जो बैग है, उस पे जो थ्रस्ट लगेगा, ठीक है, एयर की वजह से जो थ्रस्ट लगेगा, अपवर्ड फोर्स लगेगा, वो ज्यादा होगा आयरन बार से। Therefore, the weighing machine indicates less weight than its actual weight for cotton bag। तो जिस कारण, क्योंकि उसका वेट ज्यादा होगा और एयर की वजह से जो अपथ्रस्ट, हवा की वजह से जो अपथ्रस्ट उस पे लग रहा है वो ज्यादा होगा, जिस कारण अगर हम किसी वेइंग मशीन में इसे मेजर करेंगे तो इसका जो एपरेंट वेट आएगा, किसका? कॉटन के बैग का जो एपरेंट वेट आएगा, ठीक है, इसका जो एपरेंट वेट आएगा वो कम होगा, इससे आपके इसके एक्चुअल वेट से, यानी जिसका वास्तविक भार है उससे कम आएगा इसका एपरेंट वेट। तो इसका जो ट्रू वेट होगा वो बराबर होगा एपरेंट वेट, यानी जो आपका वेइंग मशीन में आपको वेट दिख रहा है वो, प्लस अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट यानी जो ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है वो। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द कॉटन बैग डेंसिटी इज लेस देन दैट ऑफ आयरन बार। जो कॉटन का बैग होता है, रुई का बैग है, उसकी जो डेंसिटी है वो आयरन के बार से कम होती है। सो द वॉल्यूम ऑफ द कॉटन बैग इज मोर कंपेयर टू द आयरन बार। क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है तो आप जानते हैं उसका जो वॉल्यूम होगा, आयतन होगा, वो ज्यादा होगा, किससे? आयरन बार से, लोहे के बार से। सो द कॉटन बैग एक्सपीरियंस मोर थ्रस्ट। क्योंकि उसका वॉल्यूम ज्यादा है, आयतन ज्यादा है, तो उस पर ज्यादा अपथ्रस्ट लगेगा। क्योंकि उसके चारों तरफ हवा है, उसकी वजह से जो अपथ्रस्ट लगेगा वो ज्यादा लगेगा। Therefore, in the presence of air, the cotton bag true weight is more compared to the true weight of iron। तो हवा के प्रेजेंस में, जब हवा है, हवा के प्रेजेंस में जो आपको कॉटन का बैग होगा, रुई का या कपास का जो बैग होगा, उसका वेट ज्यादा होगा, किससे? आयरन के बार के वेट, यानी लोहे का जो बार है, लोहे का टुकड़ा है, उसके भार से किसका भार ज्यादा होगा? आपके कॉटन के बैग का भार ज्यादा। अब हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी या आपेक्षिक घनत्व की हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं डेंसिटी यानी घनत्व, ठीक है, डेंसिटी जिसे आप क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। तो आप जानते हैं कि डेंसिटी या घनत्व आपका मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी आपका जो डेंसिटी या घनत्व होता है उसका जो फॉर्मूला होता है मास, यानी जो आपका द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटा आयतन होता है किसी भी वस्तु का। तो जब भी हम किसी भी वस्तु का आयतन निकालते हैं तो वो इसी तरीके से मास अपॉन वॉल्यूम के फॉर्मूले से निकालते हैं। अगर हमें किसी भी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से कंपेयर करना हो, और किसके कंपैरिजन का जो टूल है, ठीक है, जिसके बेस पे हम उसे कंपेयर कर रहे हैं, उसे हम जैसे कि डेंसिटी ले, तो हम क्या कहते हैं? रिलेटिव या सापेक्ष शब्द का प्रयोग करें। तो जब हम किसी एक वस्तु को, ठीक है, कंपेयर करते किसी दूसरी वस्तु से, उसके द्रव्यमान से, तो हम रिलेटिव शब्द का प्रयोग करते हैं या सापेक्ष शब्द का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी वस्तु की घनत्व जो है उसे अगर हम पानी के घनत्व से, ठीक है, तो पानी के घनत्व से कंपेयर करते हैं, उसका जो रेशियो होता है, यानी जो उसका अनुपात होता है, उसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिलेटिव डेंसिटी, यानी आपेक्षिक घनत्व हम उसे कहते हैं। तो द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस विद दैट ऑफ वाटर। यानी किसी भी वस्तु की जो रिलेटिव डेंसिटी होती है,
वो क्या होती है, उसकी डेंसिटी, और अपॉन आपकी किसकी डेंसिटी, पानी की डेंसिटी। किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। अर्थात जो आपकी रिलेटिव डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, यानी जिस वस्तु की आप डेंसिटी कंपेयर कर रहे हैं पानी से, अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी का डेंसिटी या घनत्व। यानी आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो आपका क्या होता है, आपका घनत्व किसका, किसी वस्तु का घनत्व अपॉन बटा पानी का घनत्व। तो जो आपका ये रिलेटिव डेंसिटी है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, यानी ये क्या होती है, यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, यानी मात्रक रहित होती है। ये कैसी क्वांटिटी है, यूनिट लेस क्वांटिटी है, यानी इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो ये आपका रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला है। तो इसके बेस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर इज 10.8। जो आपका चांदी है उसका आपेक्षिक घनत्व 10.8 है। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 103 kg पर क्यूबिक मीटर, यानी पानी का घनत्व 103 kg पर मीटर क्यूब है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ सिल्वर इन SI यूनिट। तो आपको बताना है कि SI मात्रक में चांदी का घनत्व क्या हो। सबसे पहले जो हमें इंफॉर्मेशन यानी जानकारी दी गई है उसे हम नोट डाउन कर देंगे। तो आपको सबसे पहले दिया गया है रिलेटिव डेंसिटी, यानी आपेक्षिक घनत्व किसका, सिल्वर का, चांदी का 10.8 डेंसिटी ऑफ वाटर, यानी पानी का घनत्व आपको दिया गया है कितना होता है, 10⁻³ kg पर क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर। तो हमें चांदी का घनत्व यानी सिल्वर की डेंसिटी निकालनी, डेंसिटी ऑफ सिल्वर यानी चांदी का घनत्व आपको निकालना है। तो जैसे कि हमने अभी पीछे देखा कि जो आपका रिलेटिव डेंसिटी होती है वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर होती है। तो यहाँ पे आपको रिलेटिव डेंसिटी दी गई है चांदी की और वाटर की डेंसिटी दी। तो आप जानते हैं रिलेटिव डेंसिटी आपका डेंसिटी ऑफ चांदी की जो रिलेटिव डेंसिटी है यानी आपेक्षिक घनत्व है वो होगा डेंसिटी ऑफ सिल्वर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। पर आपको यहाँ पे डेंसिटी सिल्वर की निकालनी है, यानी आपका यहाँ पे जो सिल्वर का रिलेटिव डेंसिटी है यानी आपेक्षिक घनत्व है वो मल्टीप्लाई होगा या गुणा होगा किससे, पानी के घनत्व से। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 108 इंटू यहाँ पे आपका ये आएगा जो डेंसिटी ऑफ सिल्वर होगा, यहाँ पे आपका आएगा आपका क्या आएगा, रिलेटिव डेंसिटी आपको दिया गया डेंसिटी ऑफ सिल्वर आपको निकालना है
तो ये रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर आएगा, यानी कि आपका जो यहाँ पे आएगा तो ये आएगा 10.8 इंटू आपका पानी का घनत्व 10⁻3, ठीक है, 10⁻3 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और जो मैंने आपको रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ाया और आर्किमिडीज का सिद्धांत जो मैंने आपको समझाया, आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।